आज हम लोग वार्ता करेंगे, यह चर्चा करेंगे कि इस देश में फार्मास्यूटिकल लेबोरेटरी किन किन राज्यों में कितनी संख्या में है। दवा उत्पादन, दवा सामग्री का उत्पादन, सर्जिकल सामग्री का उत्पादन की स्थिति में कौन सा राज्य किस पोजीशन में और हम लोग कहाँ खड़े हैं। हम लोग बोले तो बिहार का। भूषण कुमार सिंह जी, विवेक जी, परेशान नहीं होइए। हाँ, इन्होंने बहुत अच्छा प्रेरणादायक बात आपको कहा है। बचाव के लिए मेहनत करना है, लेकिन घबराना नहीं है। जो घबराएंगे वो ज़्यादा पकड़े जाएंगे, इसलिए घबराइए मत। कोई भी बीमारी या कोई भी निगेटिव शक्तियाँ उसको जल्दी पकड़ती हैं जो बहुत पॉजिटिव होता है, जानता है कि वो सीधा साधा है। इसलिए कोरोना से फाइट करने के लिए एक बिल्कुल टेढ़े बनकर रहिए। मुझे कोरोना नहीं होगा, मुझे कोरोना नहीं होगा, यह आप लोग अपने मन में जाप करिए, घर में रहिए, क्योंकि जैसी आप सोच रखेंगे वैसा होगा। हम लोग ये अनुभव किए हैं, जो बीमार होता है, जिसकी सर्जरी होती है, वह यदि सोचता है कि मैं ठीक हो जाऊंगा, मुझे ठीक होना है, तो बहुत सारे मरीज जिसे डॉक्टर कहते हैं कि अभी नहीं बचेगा, वह मरीज भी अपने विल पावर की वजह से उठकर बैठ जाता है। शशिकांत भाई भी आगे, आपका भी स्वागत है। इसलिए घबराने की जरूरत विवेक जी नहीं है, और हम लोग अकेले थोड़ी हैं, सभी लोग हम लोग हैं, मिलकर लड़ रहे हैं सब लोग। अरुण कुमार सिन्हा जी, सभी लोग का अभिनंदन है, स्वागत है। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि फार्मास्यूटिकल लेबोरेटरी दवा सामग्री और सर्जिकल सामग्री की निर्माण कंपनियां किन राज्यों में किस मात्रा में है। मैंने जो जानकारी प्राप्त की उसमें यह शंभू सोनी जी सीवान से भी आ गए, आपका भी स्वागत है। जो जानकारियां मिली है वो चौंकाने वाली है, आप चौंक जाएंगे। इस देश में लगभग 28,000 फार्मास्यूटिकल लेबोरेटरी दवा सामग्री और सर्जिकल सामग्री के उत्पादन की कंपनियां हैं, 28,000 लगभग। और मैं क्रमवार कुछ राज्यों की स्थिति बता रहा हूं। सबसे ज़्यादा जो इस क्षेत्र का हब है, जो राज्य, वह हिमाचल है। हिमाचल प्रदेश में लगभग 8,000 दवा कंपनियां हैं। उत्तराखंड में 5,000, गुजरात में 5,000, मुंबई में 5,000, यूपी में 2,000 के लगभग। सिक्किम छोटा सा राज्य है, सिक्किम में लगभग 1,500, दिल्ली में भी हजारों की संख्या में। गोवा एक छोटा सा जगह है, वह सर्जिकल आइटम के मामले में अपनी उपस्थिति पूरे देश में दर्ज करा रहा है। सोमनाथ गुप्ता जी जुड़े हैं, आपका भी स्वागत है। तो ये मैं बता रहा हूं। और बिहार कहां खड़ा है? बिहार आपका सिर्फ 3 फैक्ट्रियां बिहार में है, अभी कार्यरत हैं। एक बरौनी में है, हिंदुस्तान लेबोरेटरी। एक ऑर्नेट है मुजफ्फरपुर में। एक बेगूसराय तेघड़ा में है, राठी लेबोरेटरी। तो ये हो गई हमारी स्थिति कि हम कहाँ खड़े हैं। अब कौन से राज्य कौन से आइटम बनाते हैं उस पर थोड़ा सा हम प्रकाश डालेंगे। हिमाचल प्रदेश एंटीबायोटिक के निर्माण में सबसे अव्वल दर्जे पे है। उत्तराखंड सर्जिकल सामग्री के लिए एंटीबायोटिक भी बनती होगी यहाँ पर, लेकिन जिसका दबदबा है पूरे देश पर वो मैं बता रहा हूँ। गुजरात में सलाइन वाटर, मैंने कल कहा था, कई बार कह चुका कि हम उस राज्य, दुर्भाग्यपूर्ण राज्य के नागरिक हैं जिस राज्य में मरीजों के लिए सलाइन वाटर का भी निर्माण नहीं होता है।
एक प्लांट बैठाई गई थी पीएमसीएच में, जिसे माफियाओं ने चलने नहीं दिया। और गुजरात हम लोगों को कम से कम पानी दे रहा है, सलाइन वाटर दे रहा है। मुंबई सर्जिकल आइटम के लिए उसका दबदबा है पूरे देश पर। लगभग 5,000 उनके पास कंपनियां हैं। अब हमारा पड़ोसी राज्य जिससे बॉर्डर सटता है, ज़्यादा अंतर नहीं है। उत्तर भारत का हम लोग 2 पड़ोसी राज्य हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार। तो उत्तर प्रदेश में 2,000 दवा सामग्री, सर्जिकल सामग्री की कंपनियां हैं। और पानी तो मुझे गुजरात दे देता, लेकिन आप जो कटे फटे हाथों पर बैंडेज या जो भी सर्जिकल आइटम में होता है, बैंडेज, गॉज, ये सारी चीजें उत्तर प्रदेश से आती है, सोनीपत से। भूषण कुमार सिंह जी कुछ लिखे हैं, पॉजिटिव का परिणाम आप देखे हैं विवेक जी, आपके नज़र के सामने जीत हुई है। बिल्कुल हुई है, जीत होगा और हम लोग जीतेंगे। रोशन सिंह राठौर, बिहार जातिवाद और कुर्सीवाद पर खड़ा है। अच्छी बात है कि आप लोग चिंतन कर रहे हैं। फिर हम अपने मुद्दे पे आ रहे हैं। हम लोग को ये विचार करना होगा, जो सामाजिक लोग सुन रहे हैं मुझे, हमारे युवा सुन रहे हैं, आप लोग ये विचार करिए, ये सोचिए कि ऐसा क्यों हुआ कि जब पड़ोस में उत्तर प्रदेश में 2,000 के लगभग दवा से जुड़ी हुई कंपनियां हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं। सिक्किम काफ़ी छोटा है, सिक्किम में लगभग 1,500 कंपनियां हैं। हमारे यहाँ क्यों नहीं हुआ? बिहार में क्यों नहीं हुआ? इस बिहार की माटी पर क्यों नहीं हुआ? पॉपुलेशन के मामले में उत्तर प्रदेश के बाद हमारी बिहार की आबादी है 13 करोड़। 13 करोड़ आबादी पर 3 दवा फैक्ट्रियां। और आप लोग सोचो, पूछो, क्वेश्चन करो, क्यों ऐसा हुआ, या आप लोग भी बताओ कि क्यों ऐसा हुआ। मैं समझता हूं कि ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ कि आजादी के बाद मैं बार बार कह रहा हूं कि मुझे किसी भी खास पीरियड के लोगों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। मैं अपने बच्चों को, मैं अपने राज्य के लोगों को अपनी स्थिति के बारे में बता रहा हूं, अपने राज्य की स्थिति के बारे में बता रहा हूं। मैं किसी खास लोगों को दोषी नहीं ठहरा रहा हूं, और मैं सकारात्मक चर्चा कर रहा हूं। इससे सभी लोगों को, और इस कोरोना के पीरियड में, कोविड-19 में बिहार को कैसे आत्मनिर्भर बनाया जाए विभिन्न क्षेत्रों में, यह मेरा उद्देश्य है। हम अपने बच्चों को जगाने का काम कर रहे हैं, हम अपने सामाजिक लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। क्यों नहीं सभी लोग समाज के मिलजुल करके जो कमियां रह गई हैं, जो कोविड-19 हमें बता रहा है कि आपके यहाँ ये कमियां हैं, उसको, उन कमियों को दूर करने का हम लोग संकल्प लें। और यह तभी हो सकता है जब युवा इस पर ज्यादा बढ़कर आगे आएंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे। कुछ दवा कंपनियों का जो बहुत पॉपुलर है, इंडिया लेवल की, विश्व लेवल की कंपनी है, उसके प्रोप्राइटर बिहार से हैं। एलकम बिहार की है, एरिस्टो बिहार की है। एक और पता चला कि कोई डॉक्टर है सीमान के, उनकी फैक्ट्री बाहर में है। एक
कंफर्म नहीं है, लेकिन सुनने में आता है कि हमारे स्किन के जो सबसे बड़े डॉक्टर इस राज्य और देश पे माने जाते हैं, अमरकांत झा जी का भी एक फैक्ट्री कहीं बाहर में है, दूसरे राज्यों में। क्या कारण है कि अपने यहाँ के लोगों ने यदि उद्योग लगाया भी तो बिहार में अपने राज्य में नहीं लगाया, अपने माटी में नहीं लगाया, वो बाहर जाकर लगाए। मैं ये नहीं मानने को तैयार हूं कि जिन लोगों ने अपनी दवा फैक्ट्रियों को बाहर में लगाया उनको अपने राज्य की माटी से और इस राज्य से उनको प्यार नहीं था, उनको दर्द नहीं थी। निश्चित तौर पर जो माहौल होना चाहिए था वह सपोर्ट किसी भी सरकारों ने उपलब्ध नहीं करवाया। यही कारण है कि लोग जाकर के बाहर में अपना फैक्ट्री खोले। और नुकसान क्या हुआ? बीना कुमार तिवारी जी कुछ लिख रहे हैं, मैं पढ़ूं। बाबा, बहुत दुख के साथ कहना है कि जेनरिक दवाओं के उत्पादन के लिए आज भी अपने माल की आपूर्ति हेतु भारतीय फार्मा उद्योग चीन पर निर्भर है। चलिए, आपने जानकारी दिया, इस पर हम चर्चा करेंगे। आप मुझे थोड़ा याद दिला दीजिएगा जब समापन हम करने लगेंगे तो। नीलेश वर्मा, नील, आप भी आ गए, आपका भी स्वागत है। आप लोग सुनिए, क्योंकि बहुत गंभीर मुद्दे पर यह चर्चा हो रही है। 28,000 फार्मास्यूटिकल लेबोरेटरी दवा सामग्री और सर्जिकल सामग्री की कंपनियां हैं, निर्माता कंपनियां हैं। बिहार में सिर्फ 3 है। और इससे नुकसान क्या हुआ इस राज्य को? नुकसान ये हुआ कि आज हमारे जो प्रवासी मजदूर बाहर से ठोकर खा रहे हैं संकट के समय में, पॉपुलेशन के हिसाब से जब सिक्किम जैसा छोटा सा राज्य 1500 दवा कंपनियां खोल सकता है, वहां खुल सकती हैं, तो हमारी उसकी जनसंख्या के हिसाब से यदि दवा के निर्माण के लिए फैक्ट्रियां बैठाई जाती तो कम से कम 200-400 तो हो ही सकते थे ना। तो 200-400 फैक्ट्री भी खुली होती बिहार में तो कम से कम लाखों श्रमिक जो आज हमारे ठोकर खा रहे हैं वह बिहार की माटी पर अपनी सेवा दे रहे होते। 2 नुकसान हुआ इस राज्य को। हमारा श्रम, ह्यूमन रिसोर्सेज, मानव संसाधन, वह भी राज्य के बाहर गया। वह मानव संसाधन विकास किसका करवाया? तो जितनी राज्यों का मैं नाम ले रहा हूं, हिमाचल, उत्तराखंड, गुजरात, मुंबई, यूपी, सिक्किम, दिल्ली, गोवा, महाराष्ट्र, ये सारे जगह जो स्टेट डेवलप हुए हैं वह इस राज्य के मानव संसाधन और श्रमिकों के बल पर हुए हैं। आप फैक्ट्री खोल लीजिए, आपको वर्कर नहीं मिलेगा तो आप उत्पादन कर लीजिएगा क्या? नहीं कर सकते। बहुत बड़ा रोल है हमारे श्रमिकों का। तो हमारे इस राज्य ने अपने श्रम शक्ति को भी खोया। और 13 करोड़ की आबादी है, तो जो दवा निर्माता कंपनियों ने जो दवा का मैन्युफैक्चरिंग किया, हम लोग दवा उनसे बाहर से मंगाते रहे और हमारे यहां का पैसा भी दूसरे राज्यों में गया, जो दूसरे राज्य विकसित हुए। आप सोचिए, आप यूथ हैं, आप सामाजिक लोग हैं। मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मेरा अनुभव है, मेरा स्पिरिट है, मैं अपने लोगों को के बीच आवाज लगा रहा हूं। यह कोरोना आया है, कोविड-19 से सीखिए। आप लोग तुलना करिए ना। हिमाचल आपसे बड़ा नहीं है, आपसे छोटा है। हिमाचल में 8000 दवा कंपनियां हैं। तो एक कंपनी में यदि 1000 वर्कर भी काम कर रहे होंगे तो आप गुना कर लो कितने लोग वहां काम कर रहे हैं। 8 लाख। उस तरह से हमारे यहां भी 400-500 तो ये श्रमिक हमारे यहां 4-5 लाख तो उसमें काम कर रहे होते और पैसा भी मेरे राज्य का बाहर नहीं जाता। आप लोग संकल्प लीजिए कोविड-19 में कि जिस कमी को मैं दिखा रहा हूं उन कमियों पे कैसे सुधारा जाएगा, कैसे इसकी
भरपाई हो सकती है? 73 साल हो गए। 73 साल का विकास का ये स्थिति है इस राज्य में है कि शैक्षणिक व्यवस्था तो खत्म हो गई, अस्पताल की व्यवस्था खत्म हो गई, किसान हमारे समय पर उनको साधन नहीं दिया गया। कोई शौक से नक्सल बनने गया क्या? पेट की अग्नि बहुत बुरी अग्नि होती है। आप लोगों के भोजन, वस्त्र, आवास, मूलभूत सुविधाएं हैं। हमारा राज्य इस देश में सबसे पिछड़ा रह गया है। जो हुआ सो हुआ, कम से कम अभी भी समय है कि खींच लीजिए, बचा लीजिए इस बिहार की माटी को। क्योंकि यह माटी जो है, कल ही मैंने कहा कि वीर कुंवर सिंह की माटी है, यह माटी महात्मा बुद्ध की माटी है, राजेंद्र प्रसाद की माटी है। उनके बारे में कहा गया है कि एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर। या किसी देश के किसी कोने के, अन्य राज्य के किसी नागरिक के लिए आज तक नहीं लिखा गया है। बहुत लंबा और पवित्र इतिहास इस माटी का है। और मैं किसी खास समय की काल की बात नहीं कर रहा हूं। मैंने एक दिन लाइव में देखा, टेलीविजन पर देखा था कि दिल्ली के एक डीजीपी साहब का अपना दर्द निकल रहा था कि जब से सरकारें आई किसी खास वर्ग के लिए उनका सहानुभूति पूर्ण रवैया रहा, जिसका नतीजा देश भोग रहा है। उसी तरह से इस राज्य की सरकारें जब से आई, अपने खास वर्ग के लोगों का हित का ज्यादा ध्यान रखा और उनका सपोर्ट उन्हें मिलता रहा और वो सत्ता का सुख लेते रहे। कांग्रेस रिजिम में आप लोग जानते हैं कि उनके साथ कौन से वोटर ज्यादा थे। उसके बाद के रिजिम के बारे में आप लोग जानते हैं कि उनके साथ कौन से लोग थे। वर्तमान में कौन से लोग हैं। समय आ गया है। मैंने कहा है कि मैं किसी का नाम नहीं लूंगा अपने जीवन के अंतिम सांस तक, लेकिन मुझे भी माटी है, बिहार की माटी से पर मेरा भी अधिकार उतना ही है। इसे बचाने का उतना ही दायित्व मेरा भी है। मैं आवाज लगा रहा हूं, लोगों को जगा रहा हूं। आप जगिए। मां मातृभूमि मानवता की जय, ये 1998 में मैंने नारा दिया था। पहली मां का मतलब होता है जिस मां ने जन्म दिया। दूसरी मातृभूमि, जिस माटी पे पैदा लेते हो, जिस राज्य में पैदा लेते हो, जिस राज्य में, देश में जन्म लेते हो। और तीसरी मानवता, एक दूसरे के लिए जीना। जाति, पार्टी और धर्म से ऊपर उठकर के एक दूसरे के लिए जीने की जो बात आती है, वही है मानवता। आज हमारे यूथ दिखा रहे हैं, पूरे बिहार में सामाजिक लोग दिखा रहे हैं कि मानवता क्या होता है। अपने घर का अपना साधन काट कर लोगों की सेवा कर रहे हैं, अपने पड़ोसियों की सेवा कर रहे हैं। यही यूनिटी, यही स्पिरिट आप लोग आने वाले समय में अपने अपने जहन में उतारिए कि सबसे बड़ा कोई धर्म है तो वह मानव धर्म है। और सबसे बड़ी जिम्मेवारी है तो इस बिहार की माटी को आने वाले 5 साल में विकसित राज्य के रूप में विकसित कर देने का यह संकल्प को कोविड-19 में आप लोग ले लें। कोई कारण नहीं है, इच्छा शक्ति नहीं रही अब तक की सरकारों में, क्योंकि वह आश्वस्त थे कि फलाने सेक्टर के लोग हमारे वोटर है, फलाने सेक्टर के लोग हमारे वोटर है। मुझे याद है एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट में एक मीटिंग के दौरान किसी पब्लिक ने पीछे से आवाज लगाई थी कि मंत्री चोर है। मुझे मंत्री का नाम याद है। मंत्री जी ने कहा था, उनका जब बोलने की बारी आई तो उन्होंने उस व्यक्ति को टारगेट किया और कहा कि आप खड़े हो जाओ। वो खड़े हुए और उन्होंने कहा कि भ्रष्ट मैं और हम लोग, हमारा समाज नहीं, हमारा वर्ग नहीं है, भ्रष्ट तुम लोग हो। कि मैं जब चुनाव आता है, क्षेत्र में आते हैं तो धीरे से यह आवाज फैलवाते हैं, यार कुछ भी है तो जाते ना है, छोड़ो। और तुम लोग लालची होते हो, तुम्हें जो साधन मांगते हो मैं उसमें तुम्हें दे दिया करता हूं। कसम इस बिहार की माटी की, मेरे यूथ, जो लोग इस तरह की बातें करते हैं, मैंने कल भी कहा था,
जाति, पार्टी और धर्म की बात करने वालों का तुम सामाजिक बहिष्कार करो और उड़न खटोला से चुनाव प्रचार तो इस बार नहीं होने देना है इस राज्य में। विनय कुमार तिवारी जी, बाबा बहुत दुख के साथ कहना है कि जेनेरिक दवाओं के उत्पादन के लिए आज भी कच्चे माल की आपूर्ति हेतु भारतीय फार्मा उद्योग चीन पर निर्भर करता है। आपकी बात मैं फिर दोहरा रहा हूं। अरे जब हम लोग का अपना मोरल नहीं है कि जब दीपावली आती है तो चाइनीज हम लोग छोटा छोटा बल्ब खरीदते हैं, मैं वही तो लोग को जगा रहा हूं। सारे इक्विपमेंट्स कोविड-19 का जब मामला शांत होता है तो मैं पता करूंगा कि राज्य में जितनी मशीन उपकरण आई है हेल्थ के सेक्टर में, मैक्सिमम चीन से आया है। रैपिड किट चीन से मंगाया गया, वो भी नकली। वह नकली निकल गया। वो चीन जानता है कि यहां के लोग जाति, पार्टी और धर्म में बटे हुए हैं। उसकी कोई जाति और वहां धर्म नहीं है, वहां राष्ट्रीयता है। राष्ट्र के लिए लोग मरने को तैयार हैं। वह भी गुलाम रहा है ब्रिटेन का, लेकिन आज वह पूरी दुनिया के सामने, दुनिया के माथे पर जाकर खड़ा हो गया, और सिर्फ इसलिए खड़ा हो गया है कि उसके यहां राष्ट्रीयता सबसे बड़ी ताकत है। झूठे राष्ट्रवाद की बात करने वाले लोग, कुवत है तो इस देश को विकसित राष्ट्र के रूप में दिखा दो। 5 साल पहले मिला है, फिर मिल गया, 10 साल बहुत होता है। बातें करने से नहीं होगी, करना पड़ेगा। जब हम और आप सोचने के लिए तैयार नहीं हो रहे हो तो विदेश ने धोखा दिया था। क्या दिया? मुझे याद है 62 की लड़ाई में जो स्लोगन था, न्यूज आती थी कि हमारे बहादुर सैनिक बहादुरी के साथ लड़ते लड़ते 4 चौकी पीछे हट गए। आज भी वही हालात इस देश की और खास करके हमारे राज्य की है। मैंने कल भी कहा था कि यदि प्रिंसिपल सेक्रेटरी संजय कुमार और ईडी मनोज कुमार ने अपना व्यक्तिगत एफर्ट नहीं लगाया रहता, अपना सेंस नहीं लगाया रहता, तो हम लोग आज महामारी में और ज्यादा चले गए होते। लेकिन काम करने की संस्कृति दीजिएगा तब तो। तिहत्तर साल में अभी तक विकास के लिए एक अच्छी संस्कृति नहीं दी गई, क्योंकि लोग आश्वस्त थे। आश्वस्त इस बात के लिए थे कि आजादी के बाद जो जहर बोई गई थी उसका फल बारी बारी से सभी पीरियड के लोगों ने काटा है। इसलिए एक बार फिर आप लोग उठो, जागो, साहसी बनो, वीर्यवान हो। तुम्हारे अंदर वो सारी शक्तियां विद्यमान है जो किसी जमाने में श्री राम, श्री कृष्ण और महात्मा बुद्ध में विद्यमान थी। इस परिकल्पना को उतारो कोविड-19 से सीखकर। बहुत बड़ी कृपा हो जाएगी। इस माटी पर जन्म लिए हो तो इस माटी को बचाओ। कोरोना से अपील करिए, बताइए। और कोरोना से बचने के लिए हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं, पूरे पटना वासियों, बिहार वासियों से, पूरे देशवासियों से आग्रह कर रहा हूं कि हमारी तैयारी इस तरह की नहीं है। हम लोग सिर्फ बच सकते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके। उसमें भी चिंता का विषय यह है कि हमारे राज्य का गरीब तबका आज भी नालों पर, बांधों पर, एक झोपड़ियों में रहता है, 4-4, 5-5 आदमी। वो कौन सा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेगा? चलिए, गॉड रिस्टोर इंडिया, गॉड रिस्टोर बिहार, भगवान ही बचाएगा। लेकिन ठीक है, परिश्रम करना है। भगवान भी उसी को मदद करता है जो मेहनत करता है, अपने बचाव के लिए खड़ा होता है। आज मैं ये कहना चाहता हूं, स्ट्रांगली कहना चाहता हूं, बहुत सीरियस होकर कह रहा हूं
बिहार की सरकार से मैं मांग कर रहा हूं, छोड़िए हमारा विकास बहुत हो गया, सचिवालय खोल करके इस कोरोना के पीरियड में हम बहुत बड़ा विकास नहीं कर लेंगे। एसेंशियल सर्विस जो है, बिजली, पानी और स्वास्थ्य, इन तीन को छोड़ करके सारे चीज को कल से फिर बंद करवा दीजिए, लॉकडाउन करा दीजिए। और आज जो हालात दिख रही है पूरे बिहार की, कर्फ्यू लगा दीजिए, कर्फ्यू लगा दीजिए। इसमें यह मत देखिए कि विकास हमारा रुक जाएगा। प्राण रहेगी, लोगों की जान बचेगी तो विकास बहुत हम लोग कर लेंगे। 73 साल विकास तो करबे न किए हैं। सबसे पहले लोगों के प्राण की रक्षा की जरूरत है। और ना जब फाइल पड़ी रहती है 2-2 साल, 4-4 साल, 5-5 साल फाइलें पड़ी रहती है। मैंने एक दिन कहा ना कि 2008 में बिहार में ब्लड ट्रांसफ्यूजन की पढ़ाई के लिए दिल्ली में बैठक हुई, वो फाइल आज भी सचिवालय के गलियारे में कहीं धूल फांक रही है। बहुत विकास हुआ है, कहां हम लोग इसके लिए पीछे हट रहे हैं, विकास बहुत हुआ है। लेकिन सबसे पहले लोगों की प्राण रक्षा की जरूरत है। लोग बचेंगे तो बहुत सारा काम हो जाएगा। और सभी धार्मिक गुरुओं को मैं कह रहा हूं, कान खोलकर सुन लो, चाहे वो इस्लामिक लोग हो, चाहे हिंदू धर्म के लोग हो, लोग बचेंगे तभी तुम्हारी भी प्रतिष्ठा बचेगी। इसलिए अभी धार्मिक भावना की कोई आवश्यकता नहीं है। आपका धार्मिक भावना जो आपका विज्ञान है उसके सामने अभी हथियार डाल चुका है। मैंने आज तक अपने जीवन में किसी मंदिर में और किसी मस्जिद में जाने के बाद किसी को जिंदा होकर नहीं निकलते देखा है। लेकिन मैंने देखा है बिहार शरीफ में पुलिस फायरिंग में अंडा विक्रेता का एक बच्चा को गोली लगी थी, बुलेट लगा था पुलिस फायरिंग का। हम लोग उसको बचाए थे पीएमसीएच में, आईएएस ठाकुर सर्जन ने बचाया था। बुलेट लगा हुआ बच्चा को जान बचाया। वो पीएमसीएच जो इस राज्य का सबसे बड़ा मंदिर है। इसलिए सभी लोगों से आग्रह है, सभी धार्मिक लोगों से आग्रह है कि अपने देवी देवताओं को कुछ वर्षों के लिए अपने घरों में रखिए, आस्था को घर में रखिए। और जो सरकार का गाइडलाइन आ रहा है, जो हमारे वैज्ञानिक कह रहे हैं, उसका पालन करिए। यही एकमात्र उपाय है इस संकट के घड़ी से निकलने का। आपकी थोड़ी सी लापरवाही पूरे राज्य को संकट में डाल रही है। और मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कि सरकार का जो ये पास बनाने के लिए जो वो क्या कौन सिस्टम बोलते हैं उसको, ऑनलाइन सिस्टम है, वह ठीक से काम नहीं कर रहा है। इसलिए जिस तरह से माननीय पटना उच्च न्यायालय में लोगों के लिए पास की व्यवस्था होती है, ऑनलाइन भी है और कंप्यूटराइज पास बनता है, लेकिन कभी कभी फेल हो जाता है, उसका लिंक फेल हो जाता है तो मैनुअल पास ही बनती है। इसलिए जिलाधिकारी महोदय, इस राज्य के मुख्य सचिव, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि संकट की परिस्थिति में मैनुअल पास का भी आप लोग निर्णय लें। आज मैंने एक पैरवी किया था, पैरवी क्या किया था, हमारे साथ हमारे नीचे में रहता है एक गरीब मनोज राम, उसके पिता का देहांत हो गया मधुबनी में, उसका पूरा परिवार रो रहा था। हमने संपर्क किया जिलाधिकारी महोदय से, मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने रिस्पॉन्स लिया। वो भी काफी चिंतित थे, आपस में वार्ता हो रही थी। सिटी मजिस्ट्रेट को कहा गया, मैंने वहां पर संपर्क किया। लास्टली जब नहीं सर्वर उनका ले रहा था तो मैंने बात किया तो उन्होंने कहा कि आप भेजिए कंट्रोल रूम में। वह मनोज राम गया कंट्रोल रूम में। सरकार के यहाँ का जो सिस्टम है सर्वर का, वो जो है अपलोड नहीं हो पा रहा था उसका एप्लीकेशन। अभी थोड़ी देर पहले खबर आई है कि उसका अपलोड हुआ है। वो मुखाग्नि, अपने पिता के मुखाग्नि देने के लिए वो बेचैन है, रो रहा है पूरा परिवार उसका। 5 घंटा लग गया इस सारी प्रक्रिया में। तो सिर्फ पटना से दरभंगा जाने के लिए अब वो 5 बजे चलेगा, अकेले मोटरसाइकिल से जा रहा है वो लड़का। रास्ते में कोई हैपनिंग होगी, कोई दुर्घटना होगा तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? हमारे माननीय कोई होते तो अभी तक वो चले गए होते किसी भी तरह से, 5 घंटा 4 व्हीलर से चले गए रहते। अभी कल मैंने देखा है कि हमारे इस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री काफिला लेकर के मूव कर रहे हैं,
इसलिए मेरा आग्रह है कि कोविड-19 में सिर्फ गरीबों का के ऊपर अत्याचार नहीं हो। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि जान के आप कर रहे हो, लेकिन थोड़ा लिबरल बनिए आप लोग। पता नहीं, अभी तक अखबारों में मैंने नहीं देखा है कि डिलीवरी महिलाएं जो हमारे राज्य में है उनके लिए सरकार ने अभी तक क्या व्यवस्था किया उनके मूव करने के लिए। इसलिए ये बहुत थोड़ा सा चिंता, तो मैं घबराने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो सीन बन रही है कोरोना का, जो मरीज पकड़े जा रहे हैं उनकी संख्या 197 एंड 200 क्रॉस कर जाएगा शाम तक। मैं बार बार दोहरा रहा हूं कि हमारी तैयारी नहीं है, हम लोग मरेंगे। इसलिए बचिए, एकमात्र उपाय है। और मैं फिर दोहरा रहा हूं सूबे के मुख्य सचिव महोदय से हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं, बहुत विकास हमारे राज्य का हुआ है 73 साल में, नहीं होगा हमारा 3 महीना विकास, लेकिन लोग मरेंगे यदि इस तरह से फैलेगा। सचिवालय खोल दिया गया, कौन सा बहुत बड़ा काम वहां सचिवालय में हो रहा है? ऐसे भी फाइलें वहां धूल फांकती रहती हैं। इसलिए सिर्फ एसेंशियल, बिहार एसेंशियल सर्विस के तहत जो बिजली, पानी और स्वास्थ्य का मामला है, इन्हीं के कर्मियों को आप के कार्यालय को खोलिए, बाकी सबको बंद करिए। कर्फ्यू लगाइए। क्या शिक्षा विभाग कर लेगा हमारे इस राज्य में? अब रसातल से निकालने में उसको काफी समय लगेगा। मैं शिक्षा के विषय पर कल आकर बात करूंगा। आप लोगों से मैं आग्रह करूंगा कि कल हम शिक्षा पर बात करेंगे। हम शिक्षा के क्षेत्र में इस देश में कहां हैं, लेकिन आपसे आग्रह है कि हम लोग कुछ भी सुन पाएंगे, कुछ भी कर पाएंगे। प्रयास जो कर रहे हैं यह तभी है संभव है जब हम लोग अपने घर में बंद रहेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे और अपने मित्रों को भी कहेंगे, अपने लोगों को कहिए कि बहुत आवश्यक हो तभी बाहर निकलने का पास हमारे कोशिश करें। क्वारंटाइन हुई। आप लोग स्वयं अब सरकार की ओर मत देखिए कि सरकार क्या कह रही है। एक समय आ जाएगा कि सरकार ये कह देगी कि आप मास्क, आप जो करना है करिए। सरकार के हाथ से स्थिति बाहर चली जाएगी। कुछ सीन जो पेपर में देख रहे हैं कि इस तरह से लग रहा है कि मछली बाजार लगा हुआ है मीठापुर में, जहां तहां। अरे सिर्फ सरकार की जिम्मेवारी होती है क्या? आम नागरिकों की भी जिम्मेवारी है। संकट के समय में आप अपनी हिफाजत स्वयं करिए। जिस तरह से ट्रेन में और लिखा रहता है, बसों में लिखा रहता था कि अपने पॉकेट की सुरक्षा स्वयं करिए, अपने सामानों की सुरक्षा स्वयं करिए, अपने शरीर की सुरक्षा स्वयं करिए, क्योंकि शरीर जो है आपका अकेला का नहीं है, बीवी है, बच्चे हैं, आपका भविष्य भी पूरा बचा हुआ है इस राज्य के और देश के लिए। आप लोग से आज मैं इतना ही। और आज नया सिवान से हमारा फारूक जो वहाँ का योद्धा है, उसने खबर किया कि अब तो हमारे भिट्ठी गांव में भी एक आ गया है 22 साल का लड़का। हम लोग भी बाबा गए तेल बेचने। नहीं, तेल बेचने नहीं जाएंगे। आप लोग हिम्मत मत हारिए, उसको इलाज के लिए फॉरवर्ड करिए। मिलजुल करके सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। आप जब सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल करेंगे, सरकार के भी मनोबल को भी हाई रखने की जरूरत है। पदाधिकारी लोग काम कर रहे हैं, लेकिन उनका ही मनोबल तभी बढ़ेगा जब आप उसको सपोर्ट करेंगे। इसी के साथ आज मैं सभी अपने सामाजिक योद्धाओं को और खास करके रक्तवीर और सामाजिक योद्धा सभी लोगों का और मैं आग्रह करता हूं कि आप लोग अब सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जागरूकता अभियान चलाइए। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फेसबुक का इस्तेमाल करिए, लोगों को समझाइए कि स्थिति को नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोरोना पॉजिटिव की जो के मरीजों की जो संख्या है वो अब बिहार में फैलने लगी है।
197 तक की संख्या आ गई है। इसलिए ज़्यादा अच्छा है कि हम लोग अपने घरों में रहें और लॉकडाउन का जो है इस पालन करें, सरकार के निर्देशों का पालन करें। हम फिर कल आएंगे। कल का मेरा सब्जेक्ट होगा शिक्षा, उच्च शिक्षा। नीचे की तो हालात आप लोग बहुत कुछ जानते हैं, मैं उच्च शिक्षा पर कल बात करूंगा। हम लोग उच्च शिक्षा के मामले में इस राज्य में कहाँ हैं, इस देश में कहाँ खड़े हैं। इसी के साथ सभी जुड़ने वाले सामाजिक योद्धाओं को, सामाजिक लोगों को मेरा प्रणाम, और जो बच्चे हैं उन्हें आशीर्वाद। खूब सुखी रहिए, खूब आगे बढ़िए और विचारिए, सोचिए, क्योंकि आपकी सोच पर ही इस माटी का, इस राज्य का, इस देश का भला होना है। आप जैसा सोचोगे वैसा ही होगा।